आज के शो में। नायबज़दा अफसरान ओहदों पर बराजमान, रिश्वत का बाजार गरम। सिंध हाई कोर्ट का सैकड़ों नायबज़दा करप्ट अफसरान के खिलाफ बड़ा फैसला। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन फैसला आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन है इस वक्त बाय द सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट। इस फैसले के मुताबिक वो तमाम अफसरान जिन्होंने सिंध की ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए 17, 18, 19 और 20 ग्रेड में रहते हुए तरक्कियां भी पाई, ओहदों पे बराजमान भी रहे, बावजूद इसके कि वो लूटी हुई रकम जो वॉलंटरी रिटर्न या प्ली बार्गेन के जरिए उन्होंने वापस की और नैब को वापस करने के बाद वो रकम सिंध सरकार, सिंध हुकूमत को वापस मिली, वो तमाम रकम लूटी हुई वापस करने के बावजूद, करप्शन का एतराफ करने के बावजूद वो लोग ओहदों पर बराजमान रहे। और ओहदों पर बराजमान रहे या डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ भी, जिसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। तो वो इस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ जो जिसे कहा जाए कि सब्सटैंशियल डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। और ओहदों पर रहते हुए या तो शो कॉज नोटिस इशू हो गए या कुछ सस्पेंशन हुई तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ओहदों पर ज्यादातर अफसरान बराजमान रहे। तकरीबन इन अफसरान की तादाद जिन्होंने प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न किया, उनकी तादाद 450 बनती है। शुरू में जो अफसरान की फहरिस्त बताई गई वो 92 बताई गई कि 92 के करीब अफसरान है, 92 या 93, जिन्होंने वीआर किया, वॉलंटरी रिटर्न किया और नैब को पैसा वापस किया, एतराफ किया करप्शन का, और उसके बाद हमने ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। लेकिन फिर पता चला ये फहरिस्त 450 इस वक्त अफसरान की है। और इसके बाद एक और फैसला भी हाईकोर्ट की तरफ से हुआ कि वो अफसरान जिनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या नैब प्रोसीडिंग, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या नैब का रेफरेंस जेरे समात हो, उनको भी ओहदों से हटाया जाए। तो सिंध हाई कोर्ट का बड़ा अहम तरीन फैसला है, यानी वो लोग जो करप्शन की पैसा कबूल करते हैं कि हमने करप्शन की और लूटी हुई रकम वापस की, उनको भी ओहदों पे नहीं रखा जा सकता। और इसके साथ साथ वो लोग जिनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस जेरे समात हैं, उनको भी ओहदों पे रखा नहीं जा सकता। इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। जो पूरी फहरिस्त हमारे पास हासिल की है, जिसमें तमाम अफसरान के नाम मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो महकमा जाती कार्रवाई हुई उसका भी जिक्र है। इसमें बहुत बड़े बड़े अहम तरीन नाम हैं। इसमें आप इस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी, जिन्होंने 1 करोड़ 29 लाख की वीआर की, सर फहरिस्त हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 20, 19, 18, 17 ग्रेड के कई अफसरान हैं। इसमें इरीगेशन के अफसरान जिनकी तादाद 17 है, जिन्होंने 3 तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की वीआर की, यानी वॉलंटरी रिटर्न करी और रकम वापस की नैब को। वो अफसरान जिनकी तादाद, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नायबज़दा केसेस हैं, उनकी तादाद 126 है। महकमा लेबर के डिप्टी सेक्रेटरी सलीम बलोच हैं, जिन्होंने 21 लाख की वीआर की। इसमें महकमा इरीगेशन के एक और करप्ट अफसर हैं जी सैयद सरदार अली शाह, जिनको रिसेंटली अभी 20वें ग्रेड पे प्रमोशन हुआ था और इन्होंने वीआर की नैब से 4 लाख रुपए की। इनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप इस प्रोग्राम में देख चुके हैं कि किस तरह इनके 1,41,000 रुपए इनकी जो सैलरी है उससे इन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई और उनकी तमाम तफसीलात तस्वीर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ हमने स्क्रीन पर दिखाई थी। फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स भी इनके हैं। इसमें फ़हीम सोमरो का नाम है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है BS 18, जो कि इस वक्त इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ऑन लीव है। लेकिन ये इधर भी यहाँ पर मामला ये है कि ठेकेदारों से रकम ली गई, उस रकम को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था ये कहा गया कि रिफंड हो गया कॉन्ट्रैक्टर को। इनको 2 शोकॉज नोटिस इस रिपोर्ट में लिखा है कि जारी किए जा चुके हैं। तीसरा शोकॉज नोटिस 3/12/2020 को जारी होना था, ये नैब की ये इस रिपोर्ट में लिखा गया था। मैटर इज अंडर प्रोसेस। इस तरह के कई अफसरान इसमें जिनके नाम शामिल हैं। आखिरकार ये कितना बड़ा फैसला है, इस फैसले की लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कानूनी नुकात, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2016 का, इसको प्रेसिडेंट रखकर ये अहम फैसला सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर है नैब के, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और काबीना के रुकन हैं, सिंध का साथ मौजूद हैं। गवर्नर नवीद जमील साहब, जो कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और पटिशनर हैं इस केस में, ही इज ऑल्सो विद अस और अभी हमारे साथ फोन पे होंगे, थोड़ी देर बाद लाइव भी आ जाएंगे। मैं पहले राजा आमिर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कितना बड़ा फैसला है ये, और आपको लगता है कहीं ऐसा प्रेसिडेंट कहीं मिलता हो किसी मुल्क में, किसी जमहूरी मुल्क में, जहां इस तरह के लोग बैठे रहे ओहदों पे और तरक्की ही पाते रहे? जैसे मैंने अभी सरदार शाह का जिक्र किया, इससे तरक्की भी हुई और तरक्की भी हुई, वीआर के बावजूद तरक्कियां भी लेते रहे ये लोग। राजा साहब देखिए सफियान, ये फैसला 2016 के अमीर खानी मुस्लिम साहब की जजमेंट थी जी, और उसी की कंटिन्यूटी में हो रहा है। और ये फैसला पढ़ के और इस अंदाज में कि जहां पे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
वो वीआर करते हैं या प्ली बार्गेन करते हैं। ये दो चीजें हैं। वीआर मींस के कानून में लिखा है कि आप वॉलंटरी रिटर्न करेंगे, लेकिन आपको कॉन्विक्ट तस्वर नहीं किया जाएगा। प्ली बार्गेन का मतलब है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल आप प्ली बार्गेन करते हैं और ऑटोमेटिकली कानून आपको कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए 10 साल की नाअहली कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो प्ली बार्गेन या वीआर, ये इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि एक डील वो करते हैं कि जनाब आपने हमारे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, हम ये एलिगेशंस तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं कि हमने ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की, और हम वो रकम दोबारा जो भी एक इनकी डिटरमिन होती है, गालिबन वो उतना अमाउंट नहीं होता जितना कि एलिगेशन है। अगर 1 करोड़ का एलिगेशन है तो 50-60 लाख रुपए ये दे देते हैं और ये वीआर करके दोबारा आ जाते हैं और उस ट्रायल से भी बच जाते हैं, जेल से भी बच जाते हैं। लेकिन अगर हम एक सरकारी ऑफिसर को देखते हैं तो वो रेगुलेट होते हैं अपने कवानीन के तहत, उनका अपना डिसिप्लिन है, उनके अपने कवानीन है, और उन कवानीन के तहत जब कोई शख्स एडमिशन कर ले, मान ले, तो फिर ना शो कॉज की उस अंदाज में जरूरत होती है, ना सस्पेंशन की होती है, उसको सस्पेंड भी ना करें, वो डायरेक्टली मिसकंडक्ट के जुमरे में आ जाता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट के तहत। और जब मिसकंडक्ट में आता है तो फिर उसको नौकरी पे बहाल नहीं रखा जाता। तो आपने कहा दुनिया में मिसाल, तो मैं समझता हूं वो ऑफिसर्स या वो महकमे जिन्होंने इन्हें दोबारा रख लिया, वो यकीनी तौर पे इस सिविल सर्विस के इन रूल से आगाह थे और उन्होंने ये जानते बूझते इनको दोबारा नौकरी पे रखा कि कल को ये जो इन्होंने पैसे वापस किए हैं ये मजीद इससे 10 गुना कमाएंगे, खुद भी कमाएंगे, हमें भी खिलाएंगे, जो कि जाहिर करता है कि वो खुद भी उस करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का हिस्सा आप जो बता रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू वो इन्हें वापस लेके आए। आप ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स, आप ये कह रहे हैं कि दे शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोजीशन। ये आप किस कानून के तहत कह रहे हैं कि दे शुड बी रिमूव्ड? नॉट एट ऑल, दे शुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और टर्मिनेशन इनकी वाहिद सजा है। अकॉर्डिंग टू विच टर्मिनेट किया जाए और इससे जाहिर, क्योंकि मैं तैमूर साहब भी साथ है ना, फिर उनसे हम सवाल उठाएंगे किस रूल के तहत यू आर। देखिए जो END रूल्स हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसका सेक्शन 3 है, मिसकंडक्ट को डिफाइन करता है और उसके आगे फिर प्रोसीजर दिया हुआ है। तो END रूल्स के तहत ये बिल्कुल उसके जुमरे में आ रहा है मिसकंडक्ट के, और यही सुप्रीम कोर्ट हैरान थी जब 2016 में फैसला दिया। अब उसी की बेसिस पे सिंध हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई एक शख्स जब मानता है इनमें से किसी का जाहिर करता है कि प्रमोशन भी हुआ और एक बोर्ड बैठ के जो प्रमोशन मंजूर करता है, वो बोर्ड मंजूर करता है प्रमोशन, तो फिर वो प्रमोशन की क्या हैसियत है कानूनी तौर पे? राजा आमिर अब्बास साहब देखिए, जिस दिन से इन्होंने वीआर की है वो प्रमोशन इनकी दोबारा वापस जाएगी, और जो तनख्वाहें और जो मर्रात वो ले चुके हैं असूली तौर पे वो भी वापस कौमी खजाने में आनी चाहिए कि आपको उस दिन से टर्मिनेट किया जा रहा है जिस दिन आपने वीआर या प्ली बार्गेन की थी। और उसके बाद बहुत से अदालती फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि आप वो मराद, वो सैलरीज, वो सब वापस करें। बल्कि मैं समझता हूं उन ऑफिसर्स को जिन्होंने इन्हें वापस लिया और प्रमोट किया, उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए। तो मैं तैमूर साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि जो जिन अफसरान ने तरक्कियां पाई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये इरिगेशन के 20 ग्रेड में सदा अली शाह हैं जिन्होंने वीआर किया 4 लाख रुपए का। इसी तरह बदर जमील साहब एक हैं जो बार बार, वो तो जमानत पर है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग सब कुछ चल रहा है, रेफरेंसेस इधर उधर, उनको 21 ग्रेड और एक और एडिशनल चार्ज दे दिया गया, और इस तरह के कई अफसरान हैं। तैमूर साहब, तो ये चल क्या रहा है आखिरकार? प्रमोशंस भी मिल रही थी इन लोगों को, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो शो कॉज नोटिस हैं, आप कानूनी नुक्ता लगा सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था, ये इलीगल हो रहा था सब कुछ। तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सिंध हुकूमत जो काम करती है वो कानून के दायरे में रह के करती है। हम कोई अपने ना रूल्स बना सकते हैं ना कोई रूल्स अमेंड करते हैं, हम सिंपली कानून को फॉलो करते हैं। ये नैब का ही काला कानून और काला चिट्ठा है जो इन चीजों की इजाजत देता है इनको प्रमोट करने के लिए। अब 3 किस्म की चीजें होती हैं। फर्स्ट फेज में आपकी प्री बार्गेन का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हमारे पास बैठा हो जो प्री बार्गेन करता है, उसे हम
कानून के मुताबिक उसी वक्त आउट कर देते हैं। ही हैज नो स्टैंडिंग एंड वी हैव नोबडी इन द गवर्नमेंट वर्किंग जो प्ली बार्गेनिंग में हो। सेकंड आपकी आती है वीआर। अब जो वीआर लेता है उसको नैब भी ये इजाजत देती है। ऐसा कोई कानून बना ही नहीं था जिसके मुताबिक, जिसके तहत हम उनको हटाना चाहें तो हटा सकें, तो हम कानून को फॉलो कर रहे थे। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें कोई ऐसे लोग हैं जिन पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके ऊपर तो दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत कानूनी बात है और हम कानून के हिसाब से ही चले हैं। एक अच्छी जजमेंट मैं इसको कहूंगा जो कोर्ट ने दी है, हम इस जजमेंट को बहुत बेहतर समझते हैं, हम उस जजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं और मैं समझता हूँ ये जजमेंट अगर और ज्यादा पहले आती तो और बेहतर होता। जो लोग अपनी करप्शन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम कर देते हैं, जो मानते हैं इस चीज को। आपने बड़ा ये अहम नुक्ता आपने बताया, एक प्ली बार्गेन है और एक वीआर है। अभी हम जिन अफसरान का बता रहे हैं ये वीआर है, जिनकी हमने तस्वीरें भी चलाई हैं। राजा साहब, इसको यही मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि काले कानून में नैब के इस पर प्रोविजन है जिसके तहत हम चल रहे थे। राजा साहब, इसको कानूनी तौर पर जरा बताएं कि क्या मामला है इस पर, नुक्ता नजर राजा मेरे पास। ये दुरुस्त कह रहे हैं कि नैब में ये है कि वीआर जो होती है उसमें उनको सजा नहीं होती। नैब का ऑफेंस एक अलहदा ऑफेंस है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का, और उसके तहत उन्हें वीआर करते वक्त ना उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है ना कॉन्विक्ट उसको तस्वर किया जाता है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट को अर्ज है मेरी कि उसको रेगुलेट करते हैं एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1973 के। वो नौकरी में अगर कोई भी गड़बड़ करता है, अगर उसके खिलाफ कोई भी किसी किस्म का एलिगेशन होता है, तो नैब के कवानीन में जाके उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है END रूल्स 1973 के तहत। और END रूल्स में मिसकंडक्ट की डेफिनेशन वाज़ेह है, और मिसकंडक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई शख्स ग्रेटिफिकेशन, कोई रिश्वत या करप्शन अगर करता है और उसका मुर्तकिब होता है तो उसकी सजा जो है वो टर्मिनेशन है। तो इसमें आपको नैब के थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि वो कन्विक्ट होता है किसी रेफरेंस पे, या अगर कोई ड्यूरिंग इंक्वायरी वो वीआर कर लेता है तो दैट इज आल्सो मिसकंडक्ट। सुनिएगा जी राजा, सुनिएगा, जो END रूल्स होते हैं उसमें कन्विक्शन का कोई तस्वर नहीं है। कन्विक्शन एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होती हैं और ये एक सिविल साइड की सर्विसेज प्रोसीडिंग्स हैं। इसमें सिंपली शो कॉज कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन आया, आपने जाके फलानी अदालत में ये पैसा जमा करा दिया, आपने एडमिट कर लिया कि आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस आपने की है, लिहाजा सेक्शन 3 के तहत मिसकंडक्ट के जुमरे में आप आते हैं और आपको क्यों ना फारिग किया जाए। और एक समरी इंक्वायरी के बाद उसको लाजमी तौर पे, क्योंकि एडमिशन के बाद उसे आप नौकरी पे बहाल नहीं रख सकते। यू डू नॉट हैव टू लुक टुवर्ड्स द नैब लॉ, सिंपली आपकी सर्विसेज रेगुलेट हो रही हैं आपके सर्विसेज लॉ से, END रूल से, और यू स्टैंड नोवेयर बट कि आपको टर्मिनेट ना कर दिया जाए। सही है, तो अकॉर्डिंग टू द END रूल्स। और दूसरी बात तैमूर साहब ये भी है कि इसमें कानूनी नुक्ता नजर भी है, जो आप कह रहे हैं लूप होल था नैब लॉ में, उस पर बात भी करते हैं। पर तो आप देखें ना, फहरिस्तों में 17 अफसरान इरिगेशन के 3.25 करोड़ की वीआर कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो मॉरली एथिकली भी किस तरह पॉसिबल है कि एक आदमी जो करप्शन कर रहा है, एतराफ कर रहा है, पैसे वापस कर रहा है, उसको हम वापस रख रहे हैं। मैं जानूंगा, तैमूर साहब भी साथ हैं, राजा साहब भी साथ हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आज अहम तरीन हक़ाइक़ रख रहे हैं। एक अहम तरीन फैसला आया है। इस फैसले में जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे कुछ मंदरजात में अगर आपके सामने रखे हैं, इसमें जो अफसरान की तादाद है, ग्रेड 20 के अहम अफसरान शामिल हैं। इसमें जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं सूबा सिंध के, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा ग्रेड 20 में सैयद सरदार अली शाह का नाम शामिल है, इरिगेशन के बदउनवान अनासर में जिनका शुमार होता है। ग्रेड 19 के जहीर मेमन का नाम शामिल है। इसमें ग्रेड 19 के मजीद 7 अफसरान का नाम शामिल है। ग्रेड 18 के 14 अफसरान का नाम शामिल है। तकरीबन 18 सेक्रेटरीज समेत 191 अफराद का जिनका जिक्र किया गया जी कि इनके खिलाफ हकमजादी कार्रवाई यानी शो कॉज नोटिस और ये तमाम चीज़ें जारी हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको फारिग कर दिया जाए, इनको निकाला जाए फौरी तौर पर। अब यहाँ सवाल तैमूर साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा कि END रूल्स का जिक्र हुआ, चले इससे आगे बढ़ते हुए मसला ये कि इन्होंने जिन कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट्स किए और जिनके साथ करप्शन में मुलविस पाए गए, जिसकी वजह से इन्होंने रकम वापस की, वो कंपनीज ताहाल ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। उन्हीं कंपनीज को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड भी होते रहे।
तो कोई चेक एंड बैलेंस नाम की चीज थी तैमूर साहब की, जो देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है आखिरकार ब्यूरोक्रेसी में, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वही चल रहा है सब कुछ, और आखिरकार क्या ये अभी भी चलता रहेगा? अब क्या होगा इस फैसले के बाद तैमूर साहब? सिंध हुकूमत अपना काम पूरी ट्रांसपेरेंसी और साफ सफाई के साथ करती है। ना तो हम किसी करप्ट प्रैक्टिस में खुद जाते हैं, ना किसी को जाने देते हैं, और चेयरमैन बिलावल की एक बहुत कड़क नजर हर किसी के ऊपर है। पर बात ये आती है जब कानून में खराबी है तो कानून की खराबी दूर करेंगे। हम तो कब से कह रहे हैं कि नायब में बहुत से काले कानून हैं जिनको हमें सही करना चाहिए, पर क्योंकि शायद न्याजी साहब खुद करप्शन करना चाहते हैं, शायद उनके वज़रा करप्शन करना चाहते हैं, स्कैंडल्स आपके सामने सारे उनके आ चुके हैं, तो उन्हीं को छुपाने ढकने के लिए, उनके ठेकेदारों को फिर से ये काम देने के लिए, उनके वजीरों को करप्शन करने में मदद देने के लिए, वीआर दिलवा के फिर सियासत में लाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स को वीआर दिला के फिर अपनी जॉब से कंटिन्यू कराने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि नायब के लॉज करेक्ट करो तो क्यों करेक्ट नहीं करते, तो यही वजूहात हैं जिनकी नहीं, ये तो ईएनडी रूल्स का जिक्र कर रहे हैं ना अभी राजा में सर, नायब के रूल का तो बात ही उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो ईएनडी रूल्स की बात की जो, और आप तो प्रमोशन भी दे रहे हैं उन्हीं लोगों को। ये कौन से न्याजी साहब ने आपको कहा कि आप प्रमोशन दें उन लोगों को? मैं राजा साहब से एग्री करता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, मॉरली, एथिकली आई एग्री एंड लीगली आल्सो राजा साहब सेड, आई एम ऑन द सेम पेज विद हिम, बट दिस इज, ये जो कानून है इनको सही करने की शदीद शिद्दत है और ये करने चाहिए। आई एग्री ऑन दैट के पास टाइम, आई एग्री ऑन दैट 100% के हर जगह बेहतरी की जरूरत है, लेकिन ये तो लीगली कह रहे हैं, एथिकली, मॉरली और इखलाकी नहीं बोल रहे, ये लीगली कह रहे हैं कि इट इज अनजस्टिफाइड एंड इलीगल जो आप लोग कर रहे थे, और प्रमोशन भी दे रहे थे उन लोगों को। तैमूर साहब नहीं, ये बात राजा साहब ने नहीं की, और इंटरप्टिंग हिज वर्ड्स। आपको उन्होंने भी कहा और मैंने भी बताया कि नैब का कानून जो है वो कहता है जब कोई वीआर लेता है तो उनको दूध से धो के और साफ करके सर्फ में मिला के दे देते हैं कि अब आप इनको कुछ नहीं कर सकते। ये नैब का लॉ है। ईएनडी रूल्स के बारे में क्या कह रहे थे तैमूर साहब? ईएनडी रूल्स के बारे में कुछ कह रहे थे? वो ईएनडी रूल्स का कोई, मैं कानून का इतना बड़ा माहिर नहीं हूं, पर ऐसे कोई रूल था तो हमारे सामने आता, कोई इस रूल की बात करता, कोई इस कानून की बात करता। हम तो सिंपल कानून पे चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो वीआर लेके आता है उसके खिलाफ यही एक्शन लिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी द कोर्ट्स हैव फाइनली टेकन द डिसीजन इन 2016। तैमूर साहब, सर आपकी नजर से जिनको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ईएनडी रूल्स भी नहीं गुजरे, आपकी नजर से 2016 का फैसला भी नहीं गुजरा, तो हुकूमत आप लोग चला रहे हैं, तो किस तरह चला रहे हैं जब आपको फैसलों का नहीं पता, कानून का नहीं पता, फिर ये चलने मामला कैसे हो रहा है? नैब रूल्स हैं, हम तो उन पे चल रहे हैं, जो नैब रूल्स हमें बता रहे हैं उन पे कर रहे हैं। हम कर दें, नैब रूल्स बता दें। हम तो कहते हैं आप इनका बस चले, तो ये भी कहते हैं कि जिन पर कोई इंक्वायरी चल रही है उनको भी सबको आउट कर दे। हालांकि मैं मॉरली एथिकली इनके साथ हूं, पर पता नहीं कितने लोगों ने इस नैब के चक्करों में खुदकुशी की है और कितने लोगों को नैब ने अपनी कस्टडी में मारा है, और पता नहीं कितने ऐसे लोग भी होंगे मेरे ख्याल से जिन्होंने अपनी वीआर ली होगी सिर्फ अपनी इस अजियत से और इस परेशानियों से और इनकी बेइज्जतियों से बचने के लिए। कितने लोग ये सारा कुछ करके आए होंगे। तो आपको नजर दिख, अब आपने बताई किसी ऑफिसर का नाम लिया जिसने 4 लाख की वीआर दी है। 4 लाख की करप्शन कौन सा अफसर करता है इस ग्रेड का? तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों पर भी इन्होंने ज्यादतियां की हैं। जो ह्यूमन राइट्स इनके बारे में बात करिए, वो सारी चीजें भी सामने आनी चाहिए। इनको गिरफ्तार सर, मैं वो 4 लाख का जो जिसकी मैं वीआर की जिक्र कर रहा था तैमूर साहब, मैं आपको नहीं वो कह रहा कि आप हैं सही है, चलें साफ सुथरे आपकी हुकूमत। सर, ये जो 4 लाख की जिस अफसर ने वीआर की है उसके गाड़ियों की मैं आपको फोटोएं दिखाऊं, उसके घरों की आप फोटोएं दिखाऊं, एक नहीं उसके कितने घर हैं इस शहर में, उसके एक साल में कितने ट्रैवल्स हैं दुबई के, उसके पेट्रोल पंप्स हैं, वो तो उसने 4 लाख रुपए की पता नहीं क्यों वापस कर दिए, ये भी नहीं करता, वो तो उसकी मेहरबानी होती है। तैमूर साहब, ये इस तरह के लोग हैं, आप इनको डिफेंड ना करें, बल्कि ये तो इन लोगों को तो उठा के फेंकें बाहर, क्योंकि अब तो फैसला भी आ गया। आगे आप लोग क्या करेंगे तैमूर साहब? 4 लाख लेके किसने छोड़ा है? मुझे तो नहीं पता कौन अफसर है, कितनी उसके पास गाड़ी, उसके पास इतनी गाड़ियां थी और उसकी इतनी जायदाद थी और उसने इतनी करप्शन की है, तो नायब ने क्यों छोड़ा 4 लाख लेके? मुझे रीजन बताएं आप, या पूछ के बताएं क्या वजह थी छोड़ने की, क्या मिला उनको, क्या इंटरेस्ट था उसको छोड़ने का? और आपने तरक्की दे दी उसको, नैब ने छोड़ा, आपने तरक्की दी। तो राय साहब, ये नैब भी बराबरी कसूरवार हुई अगर ऐसे अफसरान? राजा आमिर अब्बास साहब, क्या नैब भी बराबर की कसूरवार है? जो तैमूर ताबूसा कह रहे हैं कि हमने चले दे दी तरक्की, तो नैब क्या कर रही थी? राजा आमिर अब्बास साहब, अगर ऐसे लोग बैठे थे और एसेट भी और मींस भी बना रहे थे, तो व्हाट वाज नैब डूइंग? राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए बात सुनिए सफियान, इसमें जो कसूरवार है वो उस वक्त का चीफ सेक्रेटरी है
इसमें जो कसूरवार है वो मुतलका उस महकमे का सेक्रेटरी है कि जो CSS करके या लॉ पढ़ के, जिसको सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1984 जबानी याद होता है, वो जो वहां पे बैठा हुआ है, जो SNJD वाले बैठे हुए हैं, ये तमाम कार्रवाइयां SNJD वाले से प्रोसेस होती हैं। एक आपके हुकूमत सिंध में लॉ सेक्रेटरी भी बैठते हैं। लॉ सेक्रेटरी का काम क्या होता है? यही काम होता है। तो ये बेसिकली जो हुकूमत सिंध के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनकी कनायमिल से, उनकी मिली भगत से ये तमाम ऑफिसर्स वापस आए। अदरवाइज ये फैसला मैं समझता हूं इससे मजीद सख्त हो सकता था, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स को काम यही है कि किसी भी इलीगैलिटी को वो रोकें। और अगर ये सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा था तो फिर सिंध हाई कोर्ट कभी ऐसा डिसीजन ना देता कि इनको फारिग कर दिया जाए। तो इट्स क्रिस्टल क्लियर कि जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो इन ऑफिसर्स के साथ मिली हुई थी। और क्या कंसिडरेशन थी, कोई शख्स इस मुल्क में नहीं मान सकता कि एक चीफ सेक्रेटरी को, एक सेक्रेटरी SNJD को, एक सेक्रेटरी लॉ को और मुतलका महकमे के सेक्रेटरी को ये कवानीन ना पता हो, सिविल सर्विस एक्ट ना पता हो, END रूल्स 1973 ना पता हो। तो ये एक जो सा है जानबूझ के दानिस्ता तौर पे इन्हें अकोमोडेट किया गया है फॉर कंसिडरेशन जो हमें नहीं पता। ये MQM के गवर्नर नवीद जमील साहब को भी इस वक्त इंट्रोड्यूस करा दें प्रोग्राम में, और आप लोग पिटिशनर हैं इस मामले में। गवर्नर नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब इस रिपोर्ट में जो मैंने एक सवाल तैमूर साहब से पूछा भी था, ये भी बड़ा इस वक्त अलार्मिंग है कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, यानी जिनकी कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन पकड़ी गई इंक्वायरी स्टेज में और जो रकम वापस हुई करप्शन की, तो उनको फिर जो इस वक्त वॉलंटरी रिटर्न उनके साथ हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जिनके साथ हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनकी तफसीलात जो सामने आई है, इस पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा आखिरकार? गवर्नर साहब, ये कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए? चले अफसरान पे तो हो गई कार्रवाई, ये तमाम ठेकेदार जो है इनका क्या होगा? गवर्नर साहब, आप लोग क्या इस पे कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हमने तो खुद इस पॉइंट को उठाया है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन मौजूद थी कि जो लोग नैब से प्ली बार्गेन करेंगे उनको नौकरियों पर नहीं रखा जाएगा जी। और लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सिलसिला था, एक मुनज़्ज़म, इसमें अफसरान से बढ़कर जो हुकूमत सिंध है उसका अपना हुकूमत का खुद का बड़ा अमल दखल है कि वो अफसरान को साथ शामिल कर करप्शन करती है और उसके बाद ये सिलसिला चलता है। तो मैंने इस वजह से ही ये, चूँकि इस जी गवर्नर साहब आपकी आवाज़ आ रही है? ये तो अच्छा, बीच में एक टून आ रही है उसकी जी। राजा मेरे पास आपकी अगर ड्रॉप हो जाए, किसी की कॉल ड्रॉप हुई है तो प्लीज अगर उसको रिकनेक्ट कर दें, आवाज़ उन तक जा रही है। गवर्नर साहब जी, गवर्नर साहब जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि चूँकि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत सिंध और हुकूमत सिंध के अफसरान ऐसे अफसरान को जो प्ली बार्गेन कर आए हैं उन्हें पोस्टिंग नहीं देते। न सिर्फ उन्हें पोस्टिंग दी गई बल्कि उन्हें प्रमोशन भी दिए गए। और ये जो पैसे जो नैब ने रिकवर करके दिए हैं, कोई 30-35 अरब रुपये, ये दोबारा हुकूमत सिंध को दिए गए। हुकूमत सिंध ने दोबारा उन्हीं वजारतों को दे दी, वहाँ पर वही अफसरान बैठे हुए थे, ये पैसे उन्हीं के पास चले गए। इसी वजह से मैंने हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। भाई ये चल रहा है, अभी केस चलेगा और अभी बहुत सारी नई चीजें मजीद सामने आएंगी। बिल्कुल, तो मैं आपकी बात से समझाऊं इस वक्त कंवर साहब, मैं तैमूर साहब से पूछूंगा अभी कि ये पूरा एक नेक्सस होता है, इसमें होते हैं, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब अगर वो अफसरान हट भी जाए ओहदे से और वो कॉन्ट्रैक्टर वहां रहे तो ये नेक्सस टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो अफसरान भी ओहदे पे बराजमान रहे और वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी चलते रहे, तो उसका मतलब वो पूरी साइकिल ऑफ करप्शन चलती रही। इस ब्रेक के बाद अहम सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट और जो तमाम लोगों के नाम फहरिस्त की सूरत में सामने आए जिन्होंने VR की यानी रकम वापस की, रजाकाराना तौर पे वॉलंटरी रिटर्न करी। एक होता है प्ली बार्गेन, एक होता है VR।
वी आर ड्यूरिंग इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज इन्होंने पैसे वापस किए, उनकी तादाद 450-500 तकरीबन बनती है। फिर इसके अलावा जो दूसरा सवाल है तैमूर तारकुल साहब, ऐसे भी अफसरान हैं जिनके खिलाफ या तो फौजदारी मुकदमात हैं या नैब रेफरेंसेज हैं जो चल रहे हैं, इस पर जेर समात हैं, उनको भी हटाने का हुक्म दिया। तो अब होगा क्या? ये 450, ये 500 के करीब बताया जा रहा है कि वो लोग हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो तकरीबन 1000 अफराद की आसामियां आइंदा कुछ दिन में सिंध ब्यूरोक्रेसी में 1000 लोगों की आसामियां हैं इस पर। इस फैसले पे तो अमल दरामद करना है आपको, तो ये होगा एक बहुत बड़ा वाइड क्रिएट होने लगा तैमूर साहब। सबसे पहले तो बात आती है नैब की ट्रांसपेरेंसी जी। नैब पर हमें कितना भरोसा है, नैब की पॉलिसीज क्या है, ये तो कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है नैब की फंक्शन के बारे में, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा ढका नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली कह दिया है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर से आ रहे हैं, तो वो चीज हमें मायने में रखनी पड़ेगी। अगर कोई कोर्ट का हुक्म आता है तो हमारी सराखों पर हम नैब को कबूल नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसको कबूल नहीं करता। कोर्ट का फैसला आ गया ना, तो तैमूर साहब बात है अफसरान की, वो चाहे रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कोर्ट का फैसला आ गया, अब इसमें नैब का क्या लेना देना। अब किसी ने 2006 में वीआर की, किसी ने 2009 में की, 10 में की, अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, आपको हटाना ही है ना इनको। अब इसमें आपको क्या सोचना कि नैब है या नहीं है? जब हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट इज्जत करती है, कोर्ट के फैसलों का एहतराम करती है, जो भी ऑनरेबल जजेस जो हमें फैसला देते हैं हम उस पर अमल दरामद कराते हैं और कराते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कोर्ट में फिर से कंटेस्ट केस हो सकता है या नहीं हो सकता। जिन जिन अफसरान के लिए हमें कहा गया है, हम उनमें से किसी को भी यहाँ पर वर्किंग में नहीं रखेंगे ऑफ कोर्स, और हम ऑल्टरनेट्स ढूंढेंगे। इतने सारे अफसरान को अगर हटाने का हुक्म दिया है तो फिर कोर्ट ने समझ के ही दिया होगा। आई एम श्योर कोर्ट ने ये भी जहन में रखा होगा जो नैब के बारे में उनके अपने कमेंट्स हैं, उनकी जो वर्डिक्स में जो बातें कह चुके हैं वो नैब के लिए, वो भी वो उसमें अमल दरामद रखेंगे। अभी राजा साहब ने बताया कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है चीफ सेक्रेटरी की होती है पोस्टिंग्स की, तो चीफ सेक्रेटरी तो एक कॉम्पिटेंट आदमी है मेरे ख्याल से, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को तो चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर सिंध तो सिर्फ नाम रिकमेंड करते हैं, उनमें से जो क्वालिफाई करता है, जो उसको वेट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस चीफ सेक्रेटरी को भेजता है ज्यादातर तो ये डायरेक्शन देके कि वफाक की बात सुने और सिंध हुकूमत की बात भी ना सुने। तो ये चीजें भी सारी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जो ऑफिसर्स जो प्रमोट होते हैं तो इसी तरह किसी के एक नाम से प्रमोट नहीं होते। हम सिंध गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस नहीं करते ऑफिसर्स की प्रमोशन, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उनकी सर्विस, उनकी कॉम्पिटेंस, जिसके बाद वो उस पोस्टों पर आते हैं, तो प्रमोट होते हैं। कॉम्पिटेंस पे करप्शन का इल्जाम नहीं आता क्या तैमूर साहब? आप एक आदमी पे वीआर उसने किया वो, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई हो, तो दैट इज नॉट इज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। आप चेक नहीं करते कि आप उसको प्रमोशन देने से पहले कि आप रिकमेंड कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को या जो भी कर रहे हैं? और नैब को तो आप मानते नहीं है। अगर नैब इनको गिरफ्तार कर लेता या केस बनाता तो फिर आप शोर मचाते कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो सर फिर आप चाहते क्या? नहीं, नैब भी इनको नहीं पकड़ती, नैब पे केस भी नहीं बनाए और आप भी नहीं हटाएं, तो फिर कैसे चलेगा काम तैमूर साहब? आपने खुद मुझे बताया अभी कि एक अफसर है जिसके पास पता नहीं करोड़ों अरबों की गाड़ियां निकली और पता नहीं कितनी उसके पास वेल्थ थी, और उसको सरदार अली शाह का जिक्र कर रहा हूं मैं, अभी भी बैठा है 20 ग्रेड एजुकेशन में। करप्शन ही नैब में है ना जी। हम करप्शन ही नैब में है सारी। नैब की करप्शन को हम कैसे जस्टिफाई करें? फोटो नहीं है, देखिए नीचे इस बात है तो हम उनके वीआर को कैसे। लेकिन तैमूर साहब, आप नैब ने नहीं हटाया तो अभी मिसाल के तौर पे मेरा दफ्तर है, मेरी टीम है, अगर मेरी टीम में कोई करप्ट है तो पहले तो मैं कार्रवाई करूंगा ना, फिर मैं बोलूं कि कोई बाहर से आके उसको उठा के लेके जाए। जब आपके महकमे इरिगेशन के अंदर 20 ग्रेड पे बैठा हुआ है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं नैब कुछ करे, और जब नैब कुछ करे तो फिर आप कहते हैं कि नैब हमारे खिलाफ जुल्म कर रहा है, तो फिर कोई भी कुछ ना करे, इसका मतलब ना नैब कुछ करे ना आप कुछ करें। जब कोई जस्ट फेयर ऑनेस्ट ली आपको बताएगा कि आपके ऑफिस में कोई करप्ट है तो आप जरूर उस पर एक्शन लेंगे। पर आपका जो दूसरा चैनल है जो आपके साथ बनता नहीं है, जिससे आप कंपीट करते हैं, अगर वो आपको कहेगा कि ये सारे लोग करप्ट हैं, वो आपका काम उतारने के लिए रेडी बैठा होगा, तो आई एम श्योर उसके ऊपर आप कहना उसका नहीं मानेंगे। हम ऑनरेबल कोर्ट्स की इज्जत करते हैं, हम उनकी जजमेंट्स की इज्जत करते हैं, पर हमें नैब के लिए ना तो इज्जत है और ना ही उन पर भरोसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको सुप्रीम कोर्ट खुद बीच में डाल के और ट्रांसपेरेंसी पर उनकी ट्रांसपेरेंसी पे शक कर चुकी है। मैं आपको बताया पता नहीं कितने लोग, अल्लाह करे ना हो, पर शायद कितने लोग ऐसे जो अपनी इज्जत बचाने को, अपनी हक खिलाल की कमाई भी शायद दे के और ये 4-4 लाख दे के अपने इज्जत बचाने को। आप इन लोगों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्यों डिफेंड कर रहे हैं? ये जो आदमी पैसा वापस कर रहा है वो आपको कैसे क्या पता उसमें हो 1-2% जो हक हलाल की वापस कर रहे हो?
लेकिन कितने ऐसे भी होंगे जो वाकई में लूटी हुई रकम वापस करते होंगे, आप ऐसे कैसे डिफेंड कर सकते हैं उन लोगों के वो नहीं कर रहे होंगे, हक हलाल की कमाई वापस कर रहे होंगे? नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ 2-4% की ही बात कर रहा हूँ जिनके साथ ज्यादती हुई होगी। अगर लोग इस नैब के प्रेशर में आके खुदकुशियां कर सकते हैं, अगर नैब के प्रेशर में आके अपने उनकी नैब कोर्ट्स के अंदर, नैब प्रिजन्स के अंदर उनके मर्डर्स हो सकते हैं, तो ये नैब कुछ भी कर सकती है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह कह दिया है, ट्रांसपेरेंसी पे शक किया, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना मानता हूँ। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट सच कहती है, आप कह सकते हैं नैब सच कहती है। नैब आपकी कंपटीशन पार्टी कैसे है? नैब एमक्यूएम तो नहीं है, ना पीटीआई है, पता नहीं आप लोगों ने, आप सियासी जमात हैं, वो एक इदारा है। मैं गवर्नर नवीद साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो कह रहे हैं नैब को नहीं मानते, अब ये वीआर को भी, गवर्नर नवीद साहब योर ओपिनियन ऑन दिस? इमरान नियाजी है, नैब इज द बी टीम ऑफ इमरान नियाजी, इट हैज ऑलवेज बीन एंड इट विल रिमेन। नहीं, नैब मींस जस्टिस जावेद इकबाल जिनको आपने अपॉइंट किया इज द बी टीम ऑफ इमरान खान साहब, जो आप अपॉइंट करते हैं चेयरमैन नैब इज द बी टीम ऑफ इमरान खान साहब। आप ये भी बात नहीं समझ में आई। गवर्नर नवीद साहब प्लीज जी, गवर्नर नवीद साहब प्लीज योर ओपिनियन ऑन दिस। ये तो कह रहे हैं हम नैब को मानते नहीं, वीआर कह रहे हैं पता नहीं किन बेचारों ने जो किया है वो तो अपनी हक हलाली कमाई बेच के खुदकुशी से बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कर लिया। नैब के केसेस तो कवर साहब बता देंगे। कवर साहब जी, कवर साहब प्लीज। देखिए, मैंने इस पर जो मैं केस अपना हाई कोर्ट में लेकर गया इसलिए कि सिंध में ये एक बहुत बड़ा वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। गवर्नर जमीर साहब ने लास्टली जो बात की उससे पीपल्स पार्टी के कमेंट भी हम ले लेते हैं। तैमूर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज वाइंड अप करने जा रहे हैं हम लोग। गवर्नर नवीद साहब भी साथ हैं, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कंवर साहब की बात कर। जो लोग भत्ता माफिया के सरदार थे, जो बोरीबंद लाशों के लिए मशहूर थे, जो कुछ लाख भत्ता ना मिलने पर सैकड़ों लोगों को एक ही फैक्ट्री में आग लगाकर मार देते हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, उनकी करप्शन की। ये अपना किबला दुरुस्त करें। ये सारे आज तक 99% जो लोग हैं, ये सारे मर्डरर्स, कब्जा माफिया, चाइना कटिंग, भत्ताखोर और खाले बेचने वाले लोग हैं। इनको ये हक नहीं पहुंचता कि एक जमहूरी। अब मुझे उनसे भी एथिकली जवाब लेना होगा। कवर साहब लास्टली प्लीज योर कमेंट ऑन दिस। देखें, अगर एमक्यूएम में कोई भी शख्स है और उस पर कोई चार्ज है, उसे अदालत सजा देती है।